So we are continue with chapter 2 and discussing a good question from NCERT having most of the students doubt. Question is, क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन है 2.16। इसमें करना क्या है, शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज ए discontinuity from the one side of a charged surface to another given by this expression. ठीक है, where n is the unit vector normal to the surface at the point and sigma is the surface charge density at the point. The direction of the n is from side 1 to side 2. Hence show that just outside a conductor the electric field is sigma by epsilon naught n cap. याद रखिए ये दो बातें हैं यहाँ समझने वाली। इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, that you have to prove it for any charged surface. Remember यहाँ पर वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो ऐसा यहाँ नहीं लिखा है। पहली चीज keep in mind, for any charged surface. बट जब आप यहाँ नीचे आ जाएंगे इस बात को प्रूव करने के लिए, hence show that just outside a conductor the field is this one. अब जब आप यहाँ आ जाएंगे तब यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कंडक्टर के लिए। बोलो यहाँ तक कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है? जो बताई मैंने अभी आपको, दो बातें बताई है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद जब हम ये ए पार्ट को समझ लेंगे फिर बी को देखेंगे, बी क्या कहता है। पहले ए के बारे में आ जाइए। सो वी हैव टू टॉक इन जनरल। सो कंसीडर any charged surface as shown below. So किसी भी चार्ज सरफेस को अगर आप लेंगे तो आप ऐसे करके उस सरफेस को दिखाना चाहेंगे। इसके ऊपर चार्ज होगा, सपोज पॉजिटिव चार्ज हैविंग सिग्मा, करेक्ट। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है बेटा, कि चार्ज सरफेस के दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसकंटिन्यूटी फेस करता है। इसका मीनिंग क्या है? वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम एक साइड इधर मान लेते हैं। अगर ये एक सरफेस है तो एक सिरा इस तरफ होगा, एक इसके पीछे की तरफ होगा, या पीछे कह लो या ऊपर कह लो एक सिरा, या नीचे कह लो। ऊपर कहना ज्यादा बेटर है, एक ऊपर एक नीचे इसके। अगर ये एक सरफेस पे रखा हुआ है ये, तो एक नीचे और एक ऊपर की बात कर लीजिए। सो एट द अपर साइड इसमें एन कैप किस तरफ लेना होगा? द डायरेक्शन ऑफ एन इज फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2। ओके, सो दिस assume this side as 2 and this side as 1. इधर E2 मान लीजिए। अच्छा ये बताओ, सरफेस के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी चाहिए ना? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ऊपर भी होनी चाहिए, नीचे भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये एक एनी चार्ज सरफेस है। दिस इज नॉट गिवन एज ए क्लोज्ड सरफेस या कुछ, इट्स ए एनी चार्ज सरफेस की बात हो रही है, तो दोनों तरफ होनी चाहिए। एन कैप को हम मानेंगे परपेंडिकुलर ओवर दिस, ठीक है, साइड 1 से साइड 2 की तरफ। ओके,
अब इस सिचुएशन में अगर हमें प्रूव करना है, देखो डिसकंटिन्यूटी, तो कहने का मीनिंग ये है कि E2 और E1 के मैग्नीट्यूड में काफी डिफरेंस आ जाएगा, और अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड में बेटा अगर डिफरेंस आ जाएगा, उस डिफरेंस आने को ही हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मीनिंग आपको क्लियर हुआ है, मुझे और कराने दो तो और क्लियर होगा। मेजर डिफरेंस इन द डिसकंटिन्यूटी वर्ड इज कि आप ये देखो, एक चीज और मेरे मन में पॉइंट आ रहा है। डिसकंटिन्यूटी का यहाँ एक मीनिंग और भी है कि E2 का मैग्नीट्यूड E1 से डिफरेंट है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो आप यहाँ कंटिन्यूटी वर्ड इस्तेमाल करते। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? नोट लिख देता हूं। Here discontinuity means the magnitude of E2 and E1 is different. ठीक है, मतलब ये देखो, ये तो है, तो ये हैरान करने वाली ही तो बात है कि एक साइड पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके दूसरी साइड पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डिसकंटिन्यूटी ही तो हो गई ना। अब इस बात को प्रूव करना है हमें। मेहुल, ये पॉइंट क्लियर हो गया डिसकंटिन्यूटी का? थोड़ा सा क्लियर। नहीं, थोड़ा क्यों, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगर E2 और E1 का मैग्नीट्यूड सेम होता तो हम कहते कंटिन्यूटी, यानी कि जो इधर है वही इधर है। ये बीच में सरफेस पता नहीं क्या मैजिक कर रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड में इतना बड़ा फर्क डाल दिया उसने। आया पॉइंट? सो दैट दिस कंटिन्यूटी हैज टू डू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2। ओके, अब इस बात को प्रूव करना हमें बेसिकली कि वाकई में इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो क्या करें, अब अगला टास्क ये है, तो उसके लिए हम गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, एक ऐसा बनाइए सिमेट्रिकल सरफेस जिसका कुछ पोर्शन ऊपर हो और कुछ पोर्शन नीचे हो। ठीक है बेटा, और इतने हिस्से को हम क्या देते हैं, उसका एरिया S। अब मुझे ये बताइए कि क्या हम इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं इस गॉसियन का? हाउ मेनी ऑफ यू कैन कैलकुलेट? रेज योर हैंड। For calculating this, I will mark few surfaces, जिसमें से इसको मार्क कर दिया मैंने 1, इसको 2 और कर्व्ड वाले को 3। सो 5 1 5 2 5 3 हो गया। नाउ वेरी मच क्लियर। जब आप ये फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, 1 को देखो, 1 का एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? बाहर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, इसका ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो बेटा 5 1 के लिए E1 S1 cos 0 सिचुएशन, 5 2 के लिए E2 S2 cos 0, 5 3 के लिए E3 S3 cos 90। ठीक हो गया। नाउ E1 एरिया S है cos 0 1, E2 एरिया S है cos 0 1, cos 90 is 0। So the result coming as E1 plus E2 S।
How many of you understood up to equation number 1? ठीक है, वेरी मच क्लियर। अब लगाएंगे गॉस लॉ। By Gauss law, it says phi of the GS Q enclosed by epsilon naught, phi of the GS इक्वेशन 1 में है आपके पास। How to write Q enclosed? Tell me quickly what will be Q enclosed? मैसेज बॉक्स में डालो। Show you the diagram. ये एस है, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो भेजा नहीं किसी ने। बबीता करेक्ट, सिग्मा इंटू एस। So sigma into S by epsilon naught, S cancel. So we have E1 plus E2 over sigma by epsilon naught. ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या इस एक्सप्रेशन को आप वेक्टर फॉर्म दे सकते हैं? तो वी कंसीडर इट, क्योंकि जो प्रूव करना है रिजल्ट बेटा वो वेक्टर में है। सो हियर हम E1 वेक्टर को लिखते हैं। E1 वेक्टर कैसा है? आई नीड ए डायग्राम। So you can see in the diagram, E1 क्या हो जाएगा in terms of n वेक्टर। रिमेम्बर n कैप हम मान रहे हैं ऊपर की तरफ, तो E1 वेक्टर क्या हो जाएगा? It should be E1 into minus n कैप, और E2 वेक्टर क्या हो जाएगा? E2 into n कैप। ये हो गए 3 and 4। नाउ जस्ट सी दिस सिचुएशन। अगर मुझे सिर्फ E1 लिखना है, so can I replace this E1 as E1 vector, E1 vector dot E1 vector dot minus, बोलो everyone, just check out this। क्या E1 को हम ऐसे लिख सकते हैं? yes or no? हाँ वंदना। यस सर, सीएस की क्लास है अभी। किसकी सीएस की क्लास है? आप लोगों की? हमारी 11 बजे है। सीएस होती है? यस सर। यस सर। यस सर, 11 बजे सीएस की क्लास है। वो टाइमिंग वो नहीं होती थी आप लोगों की? चेंज नो सर, कर वो दी थी सर ने। केमिस्ट्री। तो ऐसा बंद हो करना, गई थी ना, तो आप चेंज ऐसा हो गई। करना, आई हैव टू जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना इसको, ठीक है? और आप चाहो तो लगा लो क्लास में, ठीक है? ओके ठीक। यस। हाँ, बाकी बच्चे देखते रहे जिनका सीएस नहीं है। सो टेल मी मेहुल, क्या E1 को ऐसा लिख सकते हैं? मेहुल, बबीता, एनीवन रिस्पॉन्ड? यस सर, लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे लिख के देखेंगे, देखो आपको डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है ना,
आपको इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है? मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और E1 और माइनस एन कैप में एंगल, रिमेंबर एन कैप ऊपर है और माइनस एन कैप नीचे है, ठीक है। एंड योर E1 वेक्टर इज बिलो साइड, E2 वेक्टर इज अप साइड। तो दोनों में कितना एंगल है देख पा रहे हो? ई वेक्टर और माइनस एन कैप में 0 डिग्री एंगल है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जब लगाएंगे cos 0 आएगा। सो दिस इज definitely when you solve this expression it is coming as E1। तो वेरी मच क्लियर कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। देखो नई चीज है, कितनी अच्छी चीज है, शायद ऐसा हमने पहले मतलब बहुत कम ऐसा यूज किया है कि एक मैग्नीट्यूड को अगर डॉट प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे किया जाता है। हाँ एक जगह मुझे याद आ रहा है, एक जगह हमने वहां भी किया था, हमने p cos थीटा को लिखा था, याद है? p वेक्टर डॉट r कैप। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? याद है? तो ये जो चीज आई थी ये बिल्कुल नई चीज आई थी, ये आज तक हमने यूज नहीं की थी। बट आप देखो इसका यूज हमें यहां भी होता हुआ दिख रहा है एज इट इज। हाउ टू रिप्रेजेंट ए मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो उससे क्या है वो वेक्टर में रिप्रेजेंट हो जाएगा ना। सो नाउ सी मैं इसको 5 को मैं यूज करूंगा। ऐसे ही मुझे बताओ व्हेन आई हैव टू रिप्लेस E2 तो उसको क्या लिख पाएंगे? E2 वेक्टर डॉट n cap, so put 5 6, put 5 6 in which equation? Put 5 6 in 2, put 5 6 in 2, you will get E1 को मैंने डाल दिया E1 डॉट माइनस एन कैप, E1 डॉट माइनस एन कैप, और E2 को डाला मैंने E2 वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। So you can see कि what is common? n cap is common, बीच में डॉट प्रोडक्ट, रिमेंबर। तो आप बेटा चेक करिए एज इट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही है ना? मेहुल इज इट क्लियर नाउ? मेहुल मेहुल हाँ विपलक, बबीता इज इट क्लियर? यस सर। हाँ तो आप देखिए कि ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया बेटा। दोनों वेक्टर में अगर डिफरेंस एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है इट मींस दे कैन नॉट बी कंटिन्यूअस। दिस implies that electric field to the two sides are showing a discontinuity nature. This implies since the difference of electric field at two sides we are getting a non-zero value, this implies
डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता, इफ इट कम्स 0, अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाता तो आप क्या मानते? कंटिन्यूटी। यानी कि, और 0 आने का मीनिंग क्या होता है? दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को ज्यादा बेटर यहाँ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और इसका जो बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा गया है शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द, अच्छा हाँ एक मिनट, एक पार्ट और बचा हुआ है इसमें, जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर। अगर ये सिचुएशन कंडक्टर के लिए होती तो स्पेशल केस ऑफ ए पार्ट, अगर ये कंडक्टर के लिए होती तो इन कंडक्टर क्या होता है? इनसाइड वाली फील्ड क्या होती है? एक सेकेंड, वन मोर पॉइंट। बेटा यहाँ पे जस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टर की बात कुछ यहाँ ऐसी हो रही है। तो अगर आपने एक कंडक्टर का सरफेस लिया तो उसके जो ये वाली जो फील्ड है उसके, नीचे साइड माना है ना, E1 माना है नीचे साइड, तो कंडक्टर में E1 0 हो जाएगा। सो सिंपली पुट E1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। क्या आंसर आ जाएगा? तो इससे प्रूव हो गया आपका बेटा स्पेशल केस वाला पोर्शन। ओके एवरीवन। और अगर आप इसका बी पार्ट देखो तो बी पार्ट में क्या प्रूव करना है? शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस from one side of a charged surface to another. Use the fact that the work done by the field in a closed loop is 0. अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये है, दोनों में थोड़ा थोड़ा पहलू अलग है। दिस इज द कंडक्टर वी हैव। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको एक एंगल पे लेनी पड़ेगी और उसके दो कंपोनेंट बनाने होंगे। मेक वन साइड पैरेलल, अनदर साइड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जब आप इस बार आपको इस कंपोनेंट की हेल्प से क्या करना है, इसको कंटिन्यूटी शो करनी है कि अगर आप एक साइड ऑफ द चार्ज सरफेस से दूसरे साइड पे चले जाएंगे तो ये जो ई पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूअस रहती है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसको निकाल के देख लेना है, इस इंटीग्रेशन फैक्टर को। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर जब आप पूरे पाथ पे निकालेंगे, यानी एक साइड से दूसरे साइड को जब आप कवर करेंगे बेटा, ये 0 आएगा। और ये 0 आना ही प्रूव करता है कंटिन्यूटी। समझ गए? अगर ये जैसे पिछले केस से भी कंपेयर करो तो मैंने कहा था 0 आएगा तो कंटिन्यूटी प्रूव करेगा। ठीक है, तो समय खत्म हो रहा है, अब आप इसको थोड़ा सोचना। आई हैव गिवन यू गुड आइडिया। ओके बेटा, फाइन एवरीवन।